जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोगों की CSEE की कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 2 है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में पढ़ाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए हैं उसकी एक समरी को पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि आज के सेशन में हमने आपके लिए पिकअप किया था। याद रखिएगा, हमने आपसे कहा था कि 3 क्लासेस के अंदर में ओवरऑल इसको फिनिश करेंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है। तो आज हम लोग सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद दिला दें 6 फंडामेंटल राइट्स से जो हम लोगों ने पढ़े। अब हम लोगों ने आर्टिकल 32 में पढ़ा उबी जस इबी रेमेडियम, मतलब जहां पे एक राइट है वहां पे एक रेमेडी होनी चाहिए। वेयर देयर इज अ राइट देयर मस्ट बी रेमेडी। दिस इज उबी जस इबी रेमेडियम। तो इसका सिंपल सा मतलब यह लगता है कि अगर आपके पास एक राइट है, आपको कोई रेमेडी न दिया जाए, यह न बताया जाए कि अगर ये राइट इंफ्रिंज किया गया, तोड़ा गया, तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, तो उस राइट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट को। हम लोगों ने सीखा कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। यू हैव द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, हम लोग पढ़ते थे। यानी आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के डायरेक्टली केस कर सकते हो। लेकिन अब समझना, अब सुप्रीम कोर्ट या इवन हाई कोर्ट के पास आप जा सकते थे, तो उसके लिए कौन कौन से ऑर्डर्स इश्यू कर सकता है, कौन कौन से ऑर्डर्स इसका रेमेडी के तौर पे इश्यू कर सकता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बिकॉज कुछ आपके एग्जाम में आए ना आए, हमसे लिख के ले लो, ये आपके एग्जाम में जरूर से आता है। ठीक है, मतलब आपसे एक न एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जरूर से पूछी जाती है, जिसमें हम लोग 5 तरह के डायरेक्शंस या ऑर्डर्स के बारे में सुनेंगे जो सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकता है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज किया गया है, उसको वॉयलेट किया गया है। तो ये राइट्स के बारे में, ये ऑर्डर्स के बारे में जरूर से पूछा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्स या रिट्स। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के इस रिटन ऑर्डर को हम लोग या तो सिंपल भाषा में ऑर्डर या रिट भी कहते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स दैट कैन बी इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? आइए देखिए, एक बार यहां से पढ़ रहे हैं आपके साथ साथ में। आर्टिकल 32 मेक्स इट अ फंडामेंटल राइट दैट अ पर्सन हुज फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड हैज अ राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। फिर उसके बाद ऑन द अदर हैंड ही कैन डायरेक्टली रेज द मैटर बिफोर द हाईएस्ट कोर्ट, यानी वो जा सकता है पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर वो चाहे तो डायरेक्टली किसके पास जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और इसके खिलाफ डायरेक्शंस या ऑर्डर्स इश्यू करा सकता है। तो कौन से डायरेक्शंस या ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट इसके लिए इश्यू करता है? दे आर, नाम पढ़ना क्या क्या है? हीबस कॉर्पस, बोलो। मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्श्योरेरी। तो हीबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्श्योरेरी। These are 5 kinds of writs which can be issued. अब हमको पढ़ना यही है कि इन रिट्स के अंदर में क्या क्या लिखा रहता है। आइए एक बार इसको ध्यान से पढ़ते हैं अबाउट these types of writs. Okay, everybody please focus. There are 5 types of writs. सबसे पहला कौन सा है? Habeas corpus. जैसे कई बार क्या होता है, हमने एक मूवी देखी थी, मूवी का नाम था जय भीम। तुम लोगों में से किसी ने मूवी देखी? आधा देखा। उस मूवी में क्या होता है कि एक आदिवासी रहता है, उस आदिवासी के ऊपर में चोरी का इल्जाम लगा करके, हमको भी स्टोरी मालूम है, ठीक है। तो इन्होंने शुरुआती आधा देखा होगा, हमने आखिरी आधा देखा है। तो उसके अंदर में उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा करके उसको बंद कर दिया जाता है, उसको खूब टॉर्चर किया जाता है, खूब परेशान किया जाता है। अंत में वो
अनलकीली मर भी जाता है। तो ऐसे केस में अगर पुलिस अनलॉफुली डिटेन कर ली, हम लोगों ने सीखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है, आप मजिस्ट्रेट की इजाजत लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपको पकड़ा गया आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी है, सीखी है। लेकिन अगर अनलॉफुल डिटेंशन हो जाए, यानी अनलॉफुली गलत तरीके से बंद कर दिया जाए, तो उसके खिलाफ हीबस कॉर्पस का ऑर्डर इश्यू कराया जाता है। बोलिए कौन सा? हीबस कॉर्पस। हीबस कॉर्पस माने टू हैव द बॉडी। हीबस कॉर्पस माने टू हैव द बॉडी, हमारे सामने पेश किया जाए, जिनको बंद किया है उसको हमारे सामने पेश किया जाए। दिस इज द ऑर्डर ऑफ हीबस कॉर्पस। तो उस पूरा केस की हम बात कर रहे थे मूवी की जय भीम के अंदर में। तो जिनको बंद किया गया था उनके लिए जब केस लड़ा जा रहा था तो उसमें कौन सा सेक्शन या कौन से ऑर्डर के लिए प्लीड किया गया था? कहा गया था हीबस कॉर्पस, यानी हमको जो भी एक पर्सन है जिसको बंद किया गया है उनको पेश किया जाए। ठीक है, तो द राइट ऑफ हीबस कॉर्पस एन इफेक्टिव बलवर्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी, मतलब ये एक प्रोटेक्टर है किसका? पर्सनल लिबर्टी का, आपकी आजादी का। इज अ रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज कन्फाइंड विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। हीबस कॉर्पस माने टू हैव द, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 एनी पर्सन कैन मूव फॉर दिस रिट टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हमने आपसे कहा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इस प्रकार के रिट्स इश्यू करते हैं, लोअर कोर्ट नहीं। The applicant may be the prisoner or any person acting on his behalf to safeguard his liberty for the issuance of writ of habeas corpus। यानी जो बंद है वो खुद भी habeas corpus के लिए मूव कर सकता है या फिर उसके बिहाफ पे भी कोई habeas corpus के लिए अप्लाई कर सकता है। As no man can be punished or deprived of personal liberty except for violation of law and in the ordinary legal manner। यानी बिना वजह किसी को भी अनलॉफुली डिटेन या बंद नहीं किया जा सकता है। अगला है मैंडमस। मैंडमस वी कमांड, मैंडमस माने, तो इसके अंदर में क्या करते हैं कि जो कोर्ट होती है वो कुछ कमांड करती है कोई पर्टिकुलर चीज करने के लिए। द रिट ऑफ मैंडमस इज अ कमांड इश्यूड टू डायरेक्ट एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट या गवर्नमेंट requiring him or it to do a particular thing specified therein which pertains to his or its office and is further in the nature of a public duty। जैसे say for example इनकी कंपनी है और उस कंपनी के अंदर में पॉइजनस गैसेस रिलीज हो रही हैं, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर से इनके पॉइजनस गैसेस रिलीज हो रही हैं। तो हम गए, हमने एक हाई कोर्ट के अंदर में एक इसके लिए पीआईएल, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया या एक मान लो लिटिगेशन ही फाइल किया, तो इन दैट केस कोर्ट इनको ऑर्डर कर सकता है कि आपके यहां से ये जो पॉइजनस गैसेस रिलीज हो रही हैं इसके लिए आप चिमनी इंस्टॉल करिए, इनका कुछ करिए, उसके रिलीज को रोकिए। तो हम क्या कहेंगे? दैट इज एन ऑर्डर ऑफ मैंडमस। इट इज एन ऑर्डर ऑफ मैंडमस। तो रिट ऑफ मैंडमस इज अ कमांड इश्यूड टू डायरेक्ट एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन या इंफीरियर कोर्ट। जैसे मान लो लोअर कोर्ट ने अच्छे से जांच पड़ताल नहीं किया तो हायर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है लोअर कोर्ट को, इसको देखो जाओ चेक करो। तो या हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है पुलिस को, जाओ जरा सा छानबीन करके बताइए तो हमको क्या है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर कर सके और डायरेक्शन दे सके, ये करेगा कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। आप गलत जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसको रोकने के लिए भी क्या ऑर्डर किया जा सकता है? मैंडमस। तो द रिट ऑफ मैंडमस इज द कमांड इश्यूड टू डायरेक्ट एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट या गवर्नमेंट रिक्वायरिंग हिम और इट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग स्पेसिफाइड देयरइन व्हिच पर्टेन्स टू हिज और इट्स ऑफिस एंड इज फर्दर इन द नेचर ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी। यानी एक पब्लिक ड्यूटी के नेचर में होता है, यानी आप ये करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी लेकिन आप इसको कर नहीं रहे, ठीक है। The writ is issued when the inferior tribunal has declined to exercise jurisdiction, while resort to certiorari and prohibition arises when the
tribunal has wrongly exercised jurisdiction or exceeded its jurisdiction and are available only against judicial and quasi-judicial bodies. What does this basically mean? What does this basically mean? ये जो रिट है मैंडमस का, ये कब इशू किया जाता है? ये तब इशू किया जाता है जब आप किसी लोअर कोर्ट या किसी हायर कोर्ट के पास में अप्रोच नहीं करते, सॉरी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास में अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं किया। समझो, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक मैंडमस होता है, सॉरी एक रिट होता है विच इज कॉल्ड एज सर्श्योरेरी एंड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में हम लोअर कोर्ट को डिसीजन लेने से उस मैटर पे रोकते हैं, ठीक है। सर्श्योरेरी के अंदर में भी कुछ ऐसा ही रहता है, हम उसके डिसीजन को खत्म करते हैं, हम कहते हैं कि तुमने गलत डिसीजन लिया, या ये तुम्हारे लिमिट के बाहर है, तुम्हारी अथॉरिटी के बाहर है, तुम उस पर डिसीजन नहीं सुनाओगे। वो होता है सर्श्योरेरी और प्रोहिबिशन। लेकिन अगर आपने डिसीजन नहीं दिया है, आपने उसके ऊपर में डिसीजन नहीं दिया और वो डायरेक्टली मेरे पास अगर वो मैटर आता है, तो हम उस पर जो ऑर्डर इश्यू करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज क्या? मैंडमस। यानी अगर मान लो उस जो हो रहा था, से फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन, उसको लेकर के अगर हम लोअर कोर्ट के पास जाते, उसका ऑर्डर आता, उसके खिलाफ अगर कुछ अपील जाती हायर कोर्ट में, तो वो अलग होता। लेकिन ये क्या है, डायरेक्टली हम किसके पास गए होंगे? हाई कोर्ट के पास। द रिट इज इश्यूड व्हेन inferior tribunal has declined to exercise jurisdiction while resort to certiorari and prohibition arises when tribunal has wrongly exercised the jurisdiction या exercise its jurisdiction are available only against judicial and quasi judicial bodies। यानी ये जो चीजें हैं आपकी, कौन सी? सर्श्योरेरी और प्रोहिबिशन, ये एक तरीके से अपील जैसे हो जाती हैं, और ये जो है ये ओरिजिनल है। यानी डायरेक्टली अगर हम जाएंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास तो वो देगा मैंडमस, और अपील करने जाएंगे तो या तो सर्श्योरेरी या तो प्रोहिबिशन। फिर से अगर अपील करने जाएंगे तो सर्श्योरेरी या प्रोहिबिशन, और डायरेक्टली पहुंचेंगे तो मैंडमस। नेक्स्ट, अगला क्या है? प्रोहिबिशन। अगर कोई लोअर कोर्ट की अथॉरिटी के बाहर की कोई चीज है, जैसे मान लो अगर आप एक ऐसा मैटर लेकर के पहुंच गए जो कि उनकी अथॉरिटी के बाहर है, तो इन दैट केस प्रोहिबिशन का ऑर्डर आता है, और हायर कोर्ट कहता है लोअर कोर्ट से कि दिस इज बियॉन्ड योर अथॉरिटी, दिस मैटर इज बियॉन्ड योर अथॉरिटी। जैसे से फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि मान लो कोई एक ऐसा केस आ गया जिसमें दो सरकारें इन्वॉल्व है। अब अगर दो सरकारें इन्वॉल्व हैं या दो सरकार इन्वॉल्व हो गई, तो इन दैट केस क्या लोअर कोर्ट उसके ऊपर में हियरिंग कर सकता है? नहीं। अगर दो सरकार इन्वॉल्व हो गए तो फिर तो सीधे हाई कोर्ट के पास, सॉरी हाई कोर्ट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर जाएगा। तो इवन अगर हाई कोर्ट उसकी हियरिंग कर रहा है तो हाई कोर्ट से मैटर कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या? जब एक इंफीरियर कोर्ट को प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम द लैटर फ्रॉम असर्पिंग जुरिस्डिक्शन which is not legally vested in it। यानी एक ऐसी जुरिस्डिक्शन, असर्प करने का मतलब उसको एक्सरसाइज करना, यानी हम दूसरे को रोकते हैं ऐसी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने से जो कि उसके अथॉरिटी में नहीं है, जो कि उसको मिली नहीं है। तो मान लो अगर आप एक लोअर कोर्ट हो, आप एक से फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत बड़े केस की हियरिंग कर रहे हो, आप एक मर्डर के केस की हियरिंग कर रहे हो, या आप टेररिज्म से जुड़े हुए मान लो केस की हियरिंग कर रहे हो, ठीक है। अब टेररिज्म का केस से फॉर एग्जांपल आपके अथॉरिटी के अंदर में नहीं है, इट शुड गो टू अ हायर कोर्ट। तो इन दैट केस द हाई कोर्ट विल इश्यू एन ऑर्डर टू द लोअर कोर्ट प्रोहिबिशन के लिए। वैसे करके सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू एन ऑर्डर टू हाई कोर्ट प्रोहिबिशन के लिए कि तुम्हारे अथॉरिटी में नहीं है तो तुम इसको मत करो। तो ट्रिब्यूनल एक्ट्स विदाउट or in excess of jurisdiction or in violation of rules or law, a writ of prohibition can be asked for। सेम चीज होती है ट्रिब्यूनल के लिए। ट्रिब्यूनल और कोर्ट के बीच का अंतर तुम लोग समझ ही रहे हो। तो सेम चीज किसके लिए इश्यू हो सकती है? ट्रिब्यूनल के लिए भी इश्यू हो सकती है। बोलिए क्लियर है क्या? यहां तक की बातें क्लियर है? नेक्स्ट,
नेक्स्ट, आगे सुनो ध्यान से। अगला है सर्श्योरेरी। सर्श्योरेरी, इट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन wherever any body of person having legal authority to determine questions affecting the legal right of subject and having the duty to act judicially in excess of legal authority। बेसिक इसका मतलब समझना, टू क्वैश अ डिसीजन, इसका जो शब्द याद रखना है क्या, क्वैश अ डिसीजन टेकन बाय लोअर कोर्ट। तुमने डिसीजन लिया, तुम लोअर कोर्ट में भाड़ में गया तुम्हारा डिसीजन, अब हम उसको देखेंगे। दिस इज क्या, सर्श्योरेरी, तुम्हारे डिसीजन को नहीं मारेंगे। अच्छा, जुरिस्डिक्शन हम आपको बता रहे थे, जैसे प्रोहिबिशन के अंदर में क्या था, आप अगर अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करो, उसको असर्व करो जो आपके पास में लीगली वेस्टेड नहीं है। आप एक कोर्ट भी हो सकते हो, आप एक ट्रिब्यूनल भी हो सकते हो। जैसे मान लो आप एक ट्रिब्यूनल हो, ठीक है, अब आप किसी एक केस की हियरिंग कर रहे थे। अब उस केस के अंदर में क्या हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस आ गया, कंपनीज एक्ट का केस था, साथ ही साथ में मनी लॉन्ड्रिंग का भी आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस आप तो देखोगे नहीं, उसके ऊपर में ईडी आ जाएगा, ईडी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्लस इट कैन मूव टू अ हायर कोर्ट। हो सकता है ट्रिब्यूनल के हाथ से वो मैटर निकल जाए। पहले क्या था, कंपनी लॉ का मैटर चल रहा था, तो उसके ऊपर में एनसीएलटी हियरिंग कर रहा था। लेकिन अब उसके अंदर में क्या हुआ कि फ्रॉड का भी मामला आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला आ गया, तो क्या वो केस एनसीएलटी के पास रह जाएगा? नहीं, वो और हायर कोर्ट के पास मूव कर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, एनसीएलटी से हो सकता है सीधे वो कहां चला जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास। हाँ बिल्कुल, बेसिकली नहीं, अच्छा सुनो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सर जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो क्या हायर कोर्ट कैंसिल कर देगा? प्रोहिबिशन के अंदर में भी लोअर कोर्ट ने डिसीजन लिया ही नहीं है, हमने उससे वो छीन लिया, उसको डिसीजन ही लेने से प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया। सर्श्योरेरी का मतलब क्या हुआ? सर्श्योरेरी का मतलब क्वाश कर देना। अब उसने डिसीजन ले लिया और हमने कहा कि तुम्हारा डिसीजन भाड़ में गया। ओ, तो सर्श्योरेरी और प्रोहिबिशन में अंतर क्या है? हम डिसीजन लेने से ही रोक दे रहे हैं सर्श्योरेरी, और डिसीजन ले लिया लेकिन तुम्हारा डिसीजन भाड़ में गया, दैट इज क्या? सर्श्योरेरी। लेने से रोकना, प्रोहिबिट कर, ले लिया लेकिन अब उसको क्वाश मैंने खत्म कर दिया, ठीक है, दैट इज क्या? सर्श्योरेरी। तो वेर एवर एनी बॉडी ऑफ पर्सन having legal authority to determine questions affecting the rights of subject and having the duty to act judicially in excess of their legal authority. This writ removes the proceeding from such body to the High Court to quash decision that goes beyond its jurisdiction. Under the Constitution of India, all High Courts can issue writ of certiorari throughout the territorial jurisdiction when the subordinate judicial authority acts with or without excess of jurisdiction या इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो जैसे सर्श्योरेरी का ऑर्डर आपने सीखा कि तब आता है जब उसने डिसीजन ले लिया है। इट इज टू क्वॉश अ डिसीजन, टू क्वॉश अ डिसीजन। To quash a decision, ठीक है, तो दिस इज आफ्टर द डिसीजन हैज बीन टेकन। बिफोर द डिसीजन हैज बीन टेकन क्या होगा? प्रोहिबिशन। और डिसीजन वगैरह तो नहीं, लेकिन अगर हमारे पास में कोई केस आया है तो उससे जुड़ा हुआ, डायरेक्टली अगर कोई केस आया है उससे जुड़ा हुआ, अब हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, मैंडेमस, ठीक है, टू हैव द बॉडी हेबस कॉर्पस। ठीक है, अब सुनना, आखिरी क्या है बताओ? को वारंटो। लास्ट वाला क्या है? को वारंटो। को वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी? बोलो क्या? बाय व्हाट अथॉरिटी? से फॉर एग्जाम्पल उत्कर्ष की गिरफ्तारी के लिए कोई आ गया और उत्कर्ष
तो वो गिरफ्तार करने के लिए आया, जैसे ही करके वो आता है तो उत्कर्ष, यू मे आस्क, को वारंटो, बोलो क्या, को वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू अरेस्टिंग मी, क्या आपके पास में इसका कोई लीगल राइट है या नहीं है, आपने इसके लिए अरेस्ट वारंट वगैरह लिया है या नहीं लिया है। जैसे मान लो हमारे यहां पे अगर कोई कहें कि आ जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, चेकिंग के लिए, तो आई आस्क दैट पर्सन ना, बाय व्हाट अथॉरिटी, को वारंटो। तो द रिट ऑफ को वारंटो इनेबल्स इंक्वायरी इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम विच अ पर्सन असर्ट्स, यानी आपने जो कहा है वो लीगल क्लेम है या नहीं। जैसे ये कब होता है, ये कब होता है, द ऑफिस इज ऑफ पब्लिक and of a substantive nature created by statute or by the constitution itself, and the respondent has asserted to claim to the office, it can be issued even though he has not assumed the charge of the office. What does this mean? Basically अगर कोई पब्लिक ऑफिसर किसी एक पोजीशन को क्लेम करता है तो हम उससे कह सकते हैं कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर क्लेमिंग इट, तो हमारे पास में अधिकार है कि हम उसकी अथॉरिटी को चेक कर सकें, उसके आईडी कार्ड को चेक कर सकें, इन्वेस्टिगेट कर सकें, एंड इफ ही हैज द अथॉरिटी तो ऑब्वियसली फिर वो अरेस्ट करके ले ही जाएगा, लेकिन आई हैव द अथॉरिटी टू चेक इट। ठीक है, को वारंटो, जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो आप अगर रास्ते में हो, रास्ते में आपके पास में टीटी आता है और टीटी आकर के कहता है कि भाई हमको आपके सामान की चेकिंग करनी है, तो अगर वो कहता है हमें आपके सामान की चेकिंग करनी है तो आप उससे पूछोगे ना, को वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर चेकिंग द बैग्स, तो आप उसका भी आप उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करोगे कि नहीं करोगे, करो। ठीक है, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ को वारंटो इज दैट पब्लिक हैज एन इंटरेस्ट टू सी दैट अ लॉफुल क्लेमेंट डज नॉट असर्व अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, इसका मतलब कि जो चीज उसके अथॉरिटी में नहीं है या फिर वो उस पोजीशन को होल्ड नहीं करता तो फिर वो उसको जबरदस्ती बोले ना। ठीक है, जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कई बार एक हवलदार के पास अथॉरिटी नहीं है, एक हवलदार के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो आपके डीएल को चेक करे और बाकी डॉक्यूमेंट्स को चेक करे, एक नॉर्मल हवलदार के पास में ये अथॉरिटी नहीं होती। तो अगर वो आ रहा है, आकर के आपकी गाड़ी को ऐसे करके रोका और उसने आपसे कहा हमको लाइसेंस दिखाओ, ये करो वो करो, चालान काट देंगे, उसके पास में अथॉरिटी नहीं, तो आप उससे जैसे ही वो रोके आप उससे कह सकते हैं को वारंटो। हालांकि फिर वो रुकेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप उसे ये चीज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिट ऑफ को वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट, तो हम लोगों ने पढ़ा 5 तरह के रिट्स होते हैं। बताइए, सबसे पहला हीबस कॉर्पस, माने टू हैव द बॉडी। अगला क्या, मैंडमस, वी ऑर्डर, वी कमांड। प्रोहिबिशन, टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन या एक्सीडिंग योर ज्यूरिसडिक्शन। फिर उसके बाद सर्शियरी, कॉस्ट द डिसीजन टेकन बाय लोअर कोर्ट बिकॉज आपने अपने अथॉरिटी को एक्सीड किया या नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया। 2 केसेस में, अगर नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया या फिर आपने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया, इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन मतलब जो आपका एरिया उसके बाहर आपने जाके जो डिसीजन दिया है। को वारंटो मींस बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, इट इज टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम विच अ पर्सन असर्ट्स टू, और अगर वो चीज लीगल नहीं है तो टू आउट हिम फ्रॉम सच पोजीशन, उसको हटाओ उस पोजीशन से जो कि वो अनलॉफुली क्लेम कर रहा है, और अगर लॉफुली क्लेम कर रहा है तो उसको हटाओगे वो खुद ही फिर तुमको हटा देगा। नेक्स्ट, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 1951 से लेकर के 2002 तक। आइए देखते हैं आपसे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछा गया है पास्ट में, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रहे, ये पूछा गया है। हाँ, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट भी बहुत बार पूछा गया। आओ देखो, फर्स्ट अमेंडमेंट, इसमें क्या क्या था?
It added ninth schedule to protect the land reform and other laws included in the form of included in it from judicial review. जुडिशियल रिव्यू जानते हो क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि उसमें कोर्ट चेक करता है कि जो आपने लॉ बनाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है. जो आपने लॉ बनाया है वो, उसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू. क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जैसे मान लो अब भैया पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है. हमारे यहां 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव. तो लेजिस्लेटिव माने लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव मतलब जो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है. और जुडिशरी ये देखता है कि चेक करता है कि बेसिकली जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना जाए, वो लॉ के अगेंस्ट ना जाए. तो उसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ये सुप्रीम कोर्ट के पास होता है. तो क्या कहा गया? इसने 9th शेड्यूल को ऐड किया टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू. तो उसको जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस से रोकना, लैंड रिफॉर्म्स. उस समय बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे. तो लैंड रिफॉर्म्स फिर कोर्ट क्या करता, कई बार कई लोग फिर चले जा रहे थे कोर्ट के पास. अरे इससे हमारा ये फंडामेंटल राइट जा रहा है, वो फंडामेंटल राइट जा रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो उन्होंने एक अमेंडमेंट ला दिया. क्या ला दिया अमेंडमेंट? कहा कि जुडिशियल रिव्यू से ये वाले लॉस क्या होंगे? बाहर होंगे. सॉरी, जुडिशियल रिव्यू से हमारे लैंड रिफॉर्म्स बाहर होंगे. समझे? मजेदार चीज है. लैंड रिफॉर्म्स उस समय आ रहे थे और लैंड रिफॉर्म्स को किससे एक्सक्लूड कर दिया गया? जुडिशियल रिव्यू से. दूसरा, एडेड 3 more grounds of restriction on freedom of speech and expression. क्या? पब्लिक ऑर्डर, ये है ना, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफिस. ये बताओ किसके अंदर में था? ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसके अंदर में था ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? आर्टिकल 15 के अंदर थे. 14 के अंदर में क्या था? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी. ठीक. उसके बाद क्या था? हाँ, राइट, वो ठीक है, वो तो पूरा उसका सब आर्टिकल्स थे ढेर सारे. आर्टिकल 15 क्या था फिर? रिस्ट्रिक्शंस नहीं. हाँ हाँ, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन डिफरेंट बेसिस. और इसी के अंदर में क्या था? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. लेकिन ये नहीं था ये सब इसके अंदर में. ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये किसमें था? आर्टिकल 19 से जो शुरू हुआ था. 19 से क्या शुरू हुआ था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. और उसी के अंदर में ये क्या था? प्रोहिबिशंस. वो रिस्ट्रिक्शंस अलग थे, ये रिस्ट्रिक्शंस अलग थे. ये रिस्ट्रिक्शंस थे ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हम ना आप लोग को एक समरी बनवाएंगे. आर्टिकल नंबर 19 देख लो. इसमें परमिसेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 19(2) में. क्या? ऑन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. पब्लिक ऑर्डर दिखाई दे रहा है, डिसेंसी और मॉरलिटी दिखाई दे रहा है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस दिखाई दे रहा है. ये सब ऐड किया गया था. कब ऐड किया गया? कौन से उसके थ्रू? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. कौन से साल में आया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट? 1951. आगे देखो. empowered the state to make special provision for advancement of socially and economically backward classes. नेक्स्ट, ये पहला अमेंडमेंट था. दूसरा, अच्छा आपसे एक्चुअली हम इसलिए तीनों पढ़ा रहे थे इतना डिटेल में क्योंकि आपसे एक पूछता है कि विच ऑफ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट. तो आपको 3 याद रखना चाहिए. पहला क्या था? एक्सक्लूड लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. दूसरा क्या था?
एडेड 3 मोर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कौन कौन सी चीज का? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पब्लिक ऑर्डर एंड फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। और तीसरा क्या है? empowered the state to make special provision for advancement of socially and economically backward classes. Next, second amendment आइए देखते हैं क्या है। second amendment देखिए क्या है। Come on students, please focus. Constitutional second amendment. The scale of representation in Lok Sabha by providing that one member could represent even more than 7,50,000 person. 7.5 लाख लोगों से ज्यादा को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इसको सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू ला दिया गया कि अगर कोई बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे आज कहें हम वाराणसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी है ना, लेकिन देयर इज ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव, हु? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट 1976 इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। पूछेगा जरूर से, बोलो क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। पूछ रहा है आपके एग्जाम में, क्या पूछ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, 42nd, 76, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे, कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अब देखो ये बड़े मजेदार चीज किया था। पहले क्या था, देखो होता क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, दो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज है। लोकसभा से जाता है राज्यसभा के पास, और अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया तो किसके पास चला जाता है? प्रेसिडेंट। अगर लोकसभा या राज्यसभा किसी एक से पास नहीं होता है तो दोनों की कंबाइंड मीटिंग बैठती है, और उसमें लोकसभा की क्योंकि ऑलरेडी मेजोरिटी होती है, ज्यादा मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, तो मेनली पास वही होता है जो लोकसभा चाहता है। अच्छा, लोकसभा में जो मेजोरिटी होती है वही हमारी सरकार बनाती है, देश की सरकार वही होती है जो कि लोकसभा में मेजोरिटी में हो, राज्यसभा से मतलब नहीं होता है उतना। तो लोकसभा के अंदर में जो मेजोरिटी है वो अपनी सरकार होगी। अब होता क्या था कि इन दोनों से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता था। प्रेसिडेंट एक बार वापस से उसमें कुछ चेंजेस रिकमेंड कर सकता है, वापस लोकसभा राज्यसभा उस पर रिव्यू करेंगे और फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, लेकिन अब प्रेसिडेंट उसको साइन करने से मना नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, एंड शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट इनटू द कॉन्करेंट लिस्ट। आपको पता है 3 प्रकार की लिस्ट होती है, 3 प्रकार की लिस्ट होती है जिसमें हमारे लॉ मेकिंग पावर को बांटा जाता है। लॉ मेकिंग पावर हमारे यहां पे फेडरल है, यूनिटरी है? फेडरल, यूनिटरी का मतलब बस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, फेडरल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर। तो कॉन्करेंट लिस्ट एक लिस्ट होती है जिसके अंदर में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं। बोलो कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं, लेकिन मेजर जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। मेजर अथॉरिटी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 5 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि पहले सिर्फ स्टेट लिस्ट में थे, यानी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पे लॉज बना सकती थी, लेकिन अब इसको शिफ्ट करके किसमें डाल दिया गया? कॉन्करेंट लिस्ट में। कौन कौन सा? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो बस इतना आप समझ लीजिए, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कोर्ट्स हैं वो किस प्रकार बनेंगे, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, उसका तो प्रोसीजर लिखा हुआ है, बाकी कोर्ट्स किस प्रकार से फॉर्म होंगे, इन सब चीजों की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों शेयर करते हैं। Empowered the center to deploy its armed forces in any state to deal with a grave situation of law and order. तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन 3 शब्दों को इसमें ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल 52nd अमेंडमेंट एक्ट
इट इज पॉपुलरली नोन एज क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ। बोलिए क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ। इट प्रोवाइडेड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीएन state legislature on the ground of defection and added a new 10th schedule contained in details in this regard। ठीक, अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ एग्जैक्टली क्या था वो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, डिफेक्शन लॉ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। बेसिकली ये क्या था, पहले क्या होता था कि जो बहुत से मेंबर्स थे, एमपी थे, वो क्या करते थे, जैसे आप मान लो एक एमपी हो, आपने हमसे 1 करोड़ रुपया लिया, 5 करोड़ रुपया लिया और अपना पार्टी बदल दिया और दूसरे में चले गए। भाई 10 एमपी है, हमने सबको 5-5 करोड़ दिया, फिर वो दूसरे किसी में चले गए। तो ऐसे तो क्या दल बदल बहुत अधिक लोग करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देना, ऐसे लोगों को हटा देना, नहीं तो ऐसे क्या कोई भी पार्टी स्टेबल नहीं रहेगी ना। तो उसके अगेंस्ट में एक लॉ लाया गया था जिसका नाम क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ, ताकि लोग इस प्रकार से दल बदल ना करें। इट प्रोवाइडेड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी अगर दल बदल करेंगे तो उनको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और एक नया शेड्यूल ऐड किया गया, 10th शेड्यूल कंटेनिंग द डिटेल्स इन दिस रिगार्ड, ताकि जो एमपी हैं वो बेवजह का दल बदल ना करें। ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का 61st अमेंडमेंट, इसने वोटिंग एज को 21 साल से घटा करके कितना कर दिया था? 18 साल फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन का 69th अमेंडमेंट क्या था? स्पेशल स्टेटस दिया गया यूनियन टेरिटरी का, किसको? दिल्ली को, बाय डिजाइनिंग इट एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद 70th अमेंडमेंट क्या था? इंक्लूजन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसके अंदर में ये लोग भी वोट कर सकते हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी वोट करेंगे। इसके बाद 84th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में एमपी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन जानते हो ना कैसे करके होता है? सारे राज्यसभा लोकसभा सबसे वोटिंग होकर के एक प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम होता है, उसके थ्रू आपके प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड असेंबलीज आर टू रिमेन स्टिल टिल 2026, यानी साल 2026 तक जो लोकसभा और असेंबलीज के जो सीट्स हैं वो उतनी ही नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी, नंबर ऑफ सीट्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। 86th अमेंडमेंट के थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट, 86th अमेंडमेंट के थ्रू क्या लाया गया? इट मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था? 21A। इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इट नाउ रीड्स द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन until they complete the age of 6 years। अब देखो, सुनो मेरी बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हर चीज के लिए ना राइट नहीं बनाया जा सकता था, फंडामेंटल राइट नहीं बनाया जा सकता था। ये बताओ, क्या ये फंडामेंटल राइट शुरुआत में था कि राइट टू एजुकेशन है? नहीं, क्योंकि उस समय सरकार के पास उतना पैसा नहीं था। तो बाद में जाकर के ये क्या बनाया गया? फंडामेंटल राइट। तो हर चीज शुरुआत में पॉसिबल नहीं थी, धीमे धीमे करके जब वो लगता है कि अब पॉसिबल हो रहा है तो उसके लिए एक फंडामेंटल राइट बनाया जाता है। तो वैसे ही करके उस समय जब ये फंडामेंटल राइट नहीं था तो उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था कि हमें सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी है। तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, हर किसी को शिक्षा का अधिकार देना, यह हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यह होता है कि अगर आगे जाकर के गवर्नमेंट लॉज बनाएगी तो उसको इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, लॉ बनाने के दौरान इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो शुरुआत में उसको उन्होंने फंडामेंटल राइट में नहीं जोड़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जोड़ा, बाद में उसको बना दिया फंडामेंटल राइट। अब जब फंडामेंटल राइट बन गया तो फिर बस ठीक है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल का तो मायने नहीं रहा। फंडामेंटल राइट बन गया तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मायने नहीं रहा। लेकिन फंडामेंटल राइट किसके लिए बना? ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, है ना?
विल हैव राइट टू फ्री एंड बेसिक एजुकेशन। ठीक है, तो आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा फॉर ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। लेकिन अब अगर ये बन गया तो 6 साल से छोटे बच्चों के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना दिया गया। अब इनका कहना था कि जो 6 साल से छोटे बच्चे थे उनके लिए चाइल्डहुड केयर देना और एजुकेशन फॉर ऑल देम। अब ये क्या है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर हम आगे जाकर के और अच्छे से डेवलप करते गए तो उसको भी किसमें जोड़ देंगे, फंडामेंटल राइट में जोड़ पाएंगे। समझ गए कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से बनाया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Added a new fundamental duty under Article 51A, which reads, "It shall be the duty of every citizen who is a parent or guardian to provide opportunity for education to his child." तो एक फंडामेंटल ड्यूटी हो गया एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना फॉर एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद 91st अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया? साल 2003। इसमें द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। सुनो मेरी बात, तुम लोग पता नहीं अब ये मिनिस्टर और ये वो शब्द समझते हो कि नहीं समझते हो। एक होता है पार्लियामेंट, समझते हो क्या हुआ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट समझते हो तो पार्लियामेंट क्या हुआ? इसमें समझो, पार्लियामेंट में आता क्या क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वो एक और प्रेसिडेंट है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये मिलकर के बनाते हैं पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है उसे कहते हैं एमपी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एमपी। ठीक है, हिंदी में विधायक कहते हैं हम। क्या कहते हैं? चाचा विधायक है। अरे दीदी, चाचा को बताएंगी तो सुनिए ध्यान से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको हम लोग सांसद कहते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, सांसद कहते हैं उनको। तो सांसद हो गए वो, ठीक है। और हाँ, विधायक आपके स्टेट वाले हो गए। जो विधानसभा के आपके मेंबर्स होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तुम लोगों ने विधानसभा विधान परिषद भी सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, तो विधानसभा विधान परिषद के जो मेंबर्स है विधायक, और ये आपके सांसद होती है। निचली सांसद लोकसभा, ठीक है, और जो ऊपरी सांसद है वो आपकी है राज्यसभा, ठीक है। और इनके मेंबर्स को हम लोग कहते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई आप एमपी भी याद रख लो तो मेरे को चलेगा। तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में कुछ हमारी बनाते, जो मेजोरिटी होती है वो बनाते सरकार। अब सरकार के अंदर में सरकार ऐसे ही काम नहीं करती, उसकी अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज होती हैं। जैसे कुछ मिनिस्ट्रीज के एग्जांपल लो, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। हाँ, तो ओके, होता होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री भी होता होगा, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, जो इन मिनिस्ट्रीज के हेड्स होते हैं उनको कहते हैं मिनिस्टर्स। जो इन मिनिस्ट्रीज के हेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? और इन मिनिस्टर्स का जो हेड होता है उसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो एक होता है लोकसभा, लोकसभा में मेजॉरिटी सरकार, सरकार के अंदर में अलग अलग विभाग जिनको कहते हैं मिनिस्ट्रीज, और उन मिनिस्ट्रीज के जो हेड्स होते हैं उनको कहते हैं मिनिस्टर। यानी हर कोई मिनिस्टर नहीं है, सारे एमपी मिनिस्टर नहीं है। अगर किसी के अंडर में कोई मिनिस्ट्री आती है तो उसको कहते हैं मिनिस्टर। तो अगर जैसे तुम लोग सुनते हो कि कभी गठजोड़ से सरकार बनी, दो पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, तो उनके बीच में झगड़ा होता है ना कि किसके यहां से ज्यादा मिनिस्टर बनेंगे, है ना, कि किसके यहां से ज्यादा मिनिस्टर। तो मिनिस्टर कौन? जिसके अंडर में ज्यादा, सॉरी, जिसके अंडर में कोई मिनिस्ट्री आती उसको कहते हैं मिनिस्टर। जैसे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी इज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, राजनाथ सिंह जी इज द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो ये होते हैं आपके मिनिस्टर्स। अब होता क्या था कि बहुत ढेर सारे मिनिस्टर्स बना देंगे, हर किसी को तो मिनिस्टर बनना है,
तो बहुत सारे मिनिस्टर्स न बनाए जाए दीदी, उसके लिए क्या किया गया, एक लिमिट लगा दिया गया कि जितने एमपी हैं उसके 15% से ज्यादा, यानी जितने मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैं, एमपी भी नहीं, जितने मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैं उसके 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट शिल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली माने विधानसभा, विधान परिषद, और लोकसभा और राज्यसभा किसमें आ गया, पार्लियामेंट। उसके बाद ये, इसको हम लोग हटा सकते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का 101 अमेंडमेंट, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है कई बार, और ये वो अमेंडमेंट है जो कि हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है। जीएसटी लाया गया, क्या लाया गया, जीएसटी। देखो तुमको मजेदार चीज सिखाएं, मजेदार चीज सिखाते हैं इसमें ना, आर्टिकल 246A लाया गया, बढ़िया चीज सिखाते हैं। हमने कहा ना तुमको बहुत सा मौका मिले तो हम बहुत से तुम लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में सिखाएं, एकदम याद रहेगा। 101st अमेंडमेंट, 101। अब शुभ 101, इसके अंदर में क्या था, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा? देखो पहले क्या था, स्टेट टैक्सेस थे कुछ, स्टेट टैक्सेस में आता था आपका सेल्स टैक्स, ठीक है, स्टेट टैक्स में क्या आता था, सेल्स टैक्स को हम लोग वैट कहते थे, तो इसके अंदर में वो आता था। फिर उसके बाद आता था आपका एक्साइज ड्यूटी, और एक आता था आपका सर्विस टैक्स। अब एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब आ गया आपका सेंटर के अंडर, सेल्स टैक्स आ गया आपका स्टेट के अंडर। तो अब ये था कि हम तो मिला जुला करके एक टैक्स बना रहे थे, तो ये जो एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये जो आपका सेल्स टैक्स हो गया, ये सब स्टेट लिस्ट के अंडर आता था। किसमें आता था, स्टेट लिस्ट, ठीक। और जो सर्विस टैक्स था, सेल्स टैक्स था, ये आता था आपका सेंट्रल लिस्ट में, ठीक है। तो एक चीज आ रही थी स्टेट लिस्ट में, एक चीज आ रही थी सेंट्रल लिस्ट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, या सरकार ने प्रस्ताव रखा कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में तुम भी लॉ बना लोगे, हम भी बना लेंगे। लेकिन वो नहीं किया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में डालना होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में अगर डाल देते तो मेजर अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती। कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर के अंदर में लिखा हुआ है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो गया तो चलेगा किसका, सेंटर का। अब स्टेट इसके लिए राजी क्यों हो, राज्य सरकार इसके लिए राजी क्यों हो कि हम सेंटर को ज्यादा पावर दे दें? अभी तो हमारे पास में पूरी पावर है ये टैक्स लेने का, तो हम लेते हैं। अब इसके बाद फिर क्या तरीका निकला, इन्होंने कहा हटाओ सेंटर लिस्ट, हटाओ स्टेट लिस्ट, हटाओ कॉन्करेंट लिस्ट, एक अलग से आर्टिकल बना दो। तो इन्होंने आर्टिकल क्या क्रिएट कर दिया, 246A, और कहा कि ये एक अलग से लिस्ट है और इसके अंदर में पावर दोनों के पास बटी हुई है, सेंटर के पास में भी और स्टेट के पास में। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं डाला, स्टेट लिस्ट में नहीं डाला, सेंटर लिस्ट में नहीं डाला, एक अलग से आर्टिकल बना दिया और उसके अंदर में लिख दिया कि इसमें दोनों के पास पावर होगी, सेंटर के पास में भी और स्टेट के पास में। खैर ये कौन सा अमेंडमेंट था, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। आप समझ लो कैसे कैसी चीजें अराइज होती हैं लॉ के अंदर। फिर इसके बाद 102nd अमेंडमेंट क्या था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और 103rd अमेंडमेंट क्या था, दो फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया गया, इसके अंदर में ईडब्ल्यूएस वाला लाया गया। पढ़े तो थे हम लोग, पढ़े थे किसमें, आर्टिकल 15, राइट टू इक्वालिटी। इट प्रोवाइड्स फॉर एडवांसमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस 10% फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स एंड सीट्स विल बी कॉल सीट्स विल बी रिजर्व फॉर पीपल आउटसाइड द हाई इनकम ब्रैकेट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे, याद रहेगा? अभी कैसे याद रहेगा, और फिर से पढ़ते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी इन द ऑनलाइन सेक्शन आल्सो प्लीज डू इट अलोंग विथ मी। फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था, साल 1951 का पहला अमेंडमेंट, जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया गया लैंड रिफॉर्म से, फ्रीडम ऑफ स्पीच और
एक्सप्रेशन के अंदर में तीन चीजों के अंदर तीन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जोड़े गए। रिस्ट्रिक्शन जोड़ा गया कौन कौन सा? पब्लिक ऑर्डर के लिए, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने के लिए, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस के लिए। अगर कुछ हो रहा है तो उसको रोक टोक कर सकते हैं, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। और उसके बाद स्पेशल प्रोविजन बनाना अलाउ किया गया, किसके लिए? सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लेकिन बाद में जाकर के साल 2019 में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 103वें अमेंडमेंट के थ्रू क्या क्या कहा गया कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी हम प्रोविजन बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा अमेंडमेंट क्या था? लोकसभा में 7.5 लाख से ज्यादा के रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, यानी 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को भी एक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कर सकता है। 42nd अमेंडमेंट को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी डिफेक्शन लॉ किसे कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी, हां, दल बदल के लिए जो होता है। चेंजिंग द पार्टी, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976। इसके अंदर में क्या क्या था? 3 वर्ड्स जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 3 ठो नए जोड़े गए, प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया बाय एडवाइस ऑफ दी, और 5 सब्जेक्ट जोड़े गए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। और सेंटर को अलाउ किया गया कि जरूरत पड़ने पर वो सेना को भी, आर्म्ड फोर्सेस माने सेना को भी डिप्लॉय कर सकता है। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में क्या था कि अगर आपने दल बदल किया तो आपको हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। उसके बाद 61st अमेंडमेंट के अंदर में क्या था? 21 साल से घटा के एज कितना कर दिया गया? 18, 1989 में था। 69th अमेंडमेंट 1991 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया बाय डिजाइनिंग इट एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। 70th अमेंडमेंट में कहा गया, 61 के बाद 69 था, फिर 70 था। अच्छा, ये 1991 के बाद वापस 89 आ गया, क्या कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर में कौन कौन रहेगा? दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी भी। बेसिकली इसके साथ साथ में इसको भी लाया गया था। आप इसको ऐसे समझो, 1989 में क्या था कि 21 साल से घटा के 18 साल करो, और उसी टाइम पे ये भी एक अमेंडमेंट लाया गया, क्या कि जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होगा उसके अंदर में दिल्ली भी और पुडुचेरी भी पार्टिसिपेट करेंगे। 84th अमेंडमेंट साल 2001 कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा और जो असेंबलीज हैं वो सीट्स सेम रहेंगी। 86th अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या जोड़ा गया कि अप टू 6 इयर्स, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 इयर्स। उसके बाद 91st अमेंडमेंट क्या था? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स shall not exceed 15% of the total number of members of the parliament। ठीक है, हाँ, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। और सेम चीज उसके लिए भी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। 101 अमेंडमेंट, 101 जीएसटी लाया गया, आर्टिकल 246, 246A। उसके बाद 102nd अमेंडमेंट क्या था? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और 103rd अमेंडमेंट जो आखिरी में लाया गया, ईडब्ल्यूएस। कितना परसेंट का रिजर्वेशन? 10% का रिजर्वेशन किया गया। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? इन द लाइव चार्ट प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर और नॉट? अब हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दो चीजों को पढ़ेंगे। आइए पढ़ा जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। याद रखना है आपको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां दिए हुए? फंडामेंटल। अच्छा ये बताओ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इनफोर्सिएबल और नॉट इनफोर्सिएबल?
फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सिएबल हैं या नहीं है, यानी अगर कोई फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट हो तो हम केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगर कोई स्टेट अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करे, आपके ना एमसीक्यू में पूछा हुआ है। देखो अब हमारा एमसीक्यू जो है ना एकदम ऐसा सीधा सिंपल सरल नहीं रहता, हमको उसको पढ़ के सोचना समझना आना चाहिए और इसके लिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना क्या मैंडेटरी है या सजेस्टिव इन नेचर है? सजेस्टिव इन नेचर, सलाह के रूप में कहा जाता है कि आप उसको फॉलो करना, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? पढ़ते हैं। आपसे पूछा गया एमसीक्यूज के अंदर में, हमको एक चीज है कि आई डू रिमेंबर क्वेश्चंस वेरी वेल। तो होता क्या है कि हम कई बार अगर कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, तो वो क्वेश्चन हमको याद रहता है और अकॉर्डिंगली फिर उसके अकॉर्डिंग जब कंटेंट फिर हम लोग पढ़ते हैं तो इट हेल्प्स मी टू रिमेंबर, अरे हाँ इसके ऊपर इस प्रकार से सवाल पूछा गया था। तो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आई एम टीचिंग यू समथिंग ना, आई रिमेंबर, अच्छा इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था तो ये ऐसे पूछा जा सकता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में ऐसे करके पूछा जा सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर में ऐसे करके पूछा सकता है। तो वैसे ही करके इसके ऊपर में भी सवाल पूछा गया था, which of the following is not correct relating to directive principles, they are contained in schedule this या sorry part this, उसके बाद they are mandatory to be followed in nature, it is not mandatory to follow it, या it is not enforceable, word इस्तेमाल किया गया था enforceable by law। तो क्या ये enforceable है? नहीं, directive principles are not enforceable। तो देखिए कहा गया था कि जब फंडामेंटल राइट्स बन रहे थे तो हमारी एक असेंबली बनी थी, असेंबली बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नाम था ना उसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो उसके अंदर में क्या था कि ये सजेस्ट किया गया कि हम फंडामेंटल राइट्स दो तरीके से बनाते हैं, पहला जो कि इनफोर्सिएबल होगा, दूसरा जो इनफोर्सिएबल नहीं होगा, यानी अगर नहीं भी मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहा गया कि वन विच कैन बी इन्फोर्स्ड एंड द अदर विच बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट नेचर कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द लॉ कोड्स। हाउएवर लेटर ऑन द फॉर्मर वर पुट अंडर फंडामेंटल राइट्स। तो पहला हिस्सा कहां रख दिया गया? फंडामेंटल राइट कहां पे? पार्ट 3। और पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 में है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। The articles included in part 4 of the constitution from article 36 to 51 contain directive principles which are guidelines for the government to lead the country। यानी आगे जा करके आपको कैसे कैसे करके देश चलाना चाहिए, उसमें कौन कौन से नियम कायदे बनाने चाहिए, वो सब कहां दिया हुआ है? पार्ट 4। अब इससे ज्यादा कुछ आपको फॉलो नहीं करना है, यानी इससे ज्यादा कुछ ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस यहां पे कुछ कुछ चीजें पढ़ो। इट शेल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोड बट द प्रिंसिपल्स लेड डाउन आर नेवर but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in governance of the country and it shall be duty of the state to apply these principles in making laws। यानी जब हमारे देश की सरकार नियम कायदे बनाएगी तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीजों का ध्यान रखे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ध्यान रखे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको यहां पे बताए गए हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे नहीं। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज कहां पे हैं? आर्टिकल 51A में। बताइए 51A क्यों नाम दिया गया? अगर जैसे वो बताओ राइट टू एजुकेशन था 21A, 18 चल रहा था, 19 चल रहा था, 20 चला, 21 चला, 21A कहां से आ गया? अमेंडमेंट आ गया ना। तो हाँ 21 था, 21 के बाद 22 था, तो 21 के बाद नया हिस्सा कैसे जोड़े? 21A करके जोड़ दिया, तो इसीलिए उसका नाम लिखा रहता है 21A, 21B। वैसे 51 के बाद 52 था,
लेकिन हमने क्या जोड़ दिया 51A। अब बताइए इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था? कम ऑन, कम ऑन स्टूडेंट्स। भुला दिया तूने पढ़ाया हुआ मेरा, अब क्या होगा एग्जाम में। बोलो ना लाइको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42nd अमेंडमेंट इन द ईयर 1976। उसी में क्या जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। अरे पढ़े तो थे 21। देखो ये पढ़े थे ना, फंडामेंट कहां गए ये? एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, एडेड 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर और 21। ओके, आपको पता है ये बीच में काफी चर्चा में था, बिकॉज बीच में आप लोगों को याद हो, बीच में क्या काफी साल हो गया, लेकिन ये चर्चा में आया था कि जब जिस समय सिनेमा हॉल के अंदर में नेशनल एंथम बज रहा है तो क्या करना चाहिए, खड़े होना चाहिए, कुछ लोग खड़े नहीं होते हैं, ये वो अलग अलग तरीके के विवाद आए थे इसके अंदर में। ठीक है, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटी इज ऑल्सो नॉट इनफोर्सिएबल, इट इज नॉट इनफोर्सिएबल। ठीक है, सिंस द ड्यूटीज आर इम्पोज्ड अपॉन द स्टूडेंट एंड नॉट अपॉन द स्टेट्स, लेजिस्लेशन इज नेसेसरी फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन। समझ रहे हो? फिर से देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज कांट बी इन्फोर्स्ड बाय रिट्स। आप फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकते भैया, आप या तो उसका नियम बना दो, कानून बना दो, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। बट फंडामेंटल ड्यूटी को अगर आप इन्फोर्स करना चाहते हो तो तुम्हें कानून बनाना पड़ेगा। यानी अगर हम कहते हैं कि आपको नेशनल एंथम की, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो उसके लिए कानून अगर नहीं है तो आप किसी के ऊपर इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो कानूनन तौर पे वो गलत नहीं थे, एथिकली गलत हो सकते। ठीक है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, to cherish and follow the noble ideas inspired by our national struggle for freedom, to uphold and protect the integrity, sovereignty and unity of India, defend the country and render national services, promote harmony and spirit of common brotherhood, value and preserve the rich heritage of our composite culture। उसके बाद और सारी चीजें, environment की रक्षा करना, ह्यूमैनिज्म को बढ़ावा देना, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, यही सारी की सारी चीजें आपकी पब्लिक ड्यूटी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां तक आ गया? चलो, इन द लाइव चैट प्लीज आंसर, आपको यहां तक आया? अब हमारी आज की ये सेशन यहीं पे खत्म होती है। हालांकि जो लोग भी अभी लाइव में बैठे हुए हैं, आप लोग कनेक्टेड रहना, ठीक है, थोड़े समय के लिए और वेट करना। बट हमारा आज का ये जो रिवीजन सेशन है यहीं पे खत्म होता है। कोई डाउट आपको यहां तक में? कोई भी डाउट नहीं है? ओके, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।